संविधान अपने शुरुआती दिनों से ही इंटेंशनली या इनइंटेंशनली अपने डॉक्यूमेंट में लीगल स्पेस कुछ न कुछ छोड़ता गढ़ता रहा। पॉलिटिकल एक्सपेंडियंसी, मैन्यूवर्स और एडजस्टमेंट्स के लिए निरंतर बदलते देश समाज के पर्सपेक्टिव में। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम अवसरवाद की राजनीति में और मात्र डिसरप्टिव पॉलिटिक्स के स्लोगन में उनके सतही मूल्यों के लिए हम इसके कोर मूल्य जो इसकी आत्मा है और जो लोकतंत्र के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही कुर्बान कर दें और इस पॉलिटिकल स्पेस को जो दिया गया है या दिया जाता है उसका पूरी तरह से मिसयूज करें। इसी संविधान को ही खोखला करने में पहले अप्रत्यक्ष रूप में और फिर बाद में इसको प्रत्यक्ष रूप से एक ही झटके में इस पूरे प्रतीक को जो आधुनिक हमारी सभ्यता है उसको गिराने के लिए। अगर हम हालिया एक एग्जाम्पल लेते हैं चुनाव आयोग का ही, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में, जहां 24 घंटे के भीतर ही इसी लीगल स्पेस का पूरी तरह फ़ायदा उठाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसके जो प्रैक्टिकलिटी है, व्यवहारिकता है, उसको पूरी तरह दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं जो 24 घंटे के अंदर जो नियुक्ति एक तरफ हो गई तो दूसरी ओर महीनों या सालों जजों की नियुक्ति पर जब सरकार अनुत्तरित लंबे समय तक चुप्पी साधे रहती है तो ये दूसरा पहलू भी हमको देखने को मिलता है। इस पूरे विरोधाभास में अगर इस कॉलेजियन सिस्टम में कल्पना कीजिए, अगर सरकार भी एक पार्टी हो जाए तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो फेडरलिज्म भारतीय संविधान का एक मूल सिद्धांत है, क्या वह आगे चलकर सरकार के प्रति एक कमिटेड जुडिशरी का रोल नहीं अदा करने लग जाएगी? बजाय उसको जो होना चाहिए, जो है संविधान के प्रति जो उसका एकमात्र कमिटमेंट है या होता है और हमेशा वही रहेगा, तभी हमारी जो समाज है, हमारा जो मूल्य है, हमारी जो आधुनिक संस्कृति है, जो हमारा ताना बाना है, वह एक निरंकुश सत्ता से बचा रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा कुछ इसी तरह के विषयों पर, जैसे महंगाई हुई, आर्थिक विषमता हुआ, और जैसा एक उदाहरण हमने संविधान के विषय में दिया, दूसरा एग्जाम्पल सेंटर स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म का भी हम ले सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ों का संविधान के मूल्यों पे बहुत से मूल्य हैं, बराबरी का, डाइवर्स वॉइसेस के सुनने का, इंक्लूसिविटी का। तो जब हम इस तरह की यात्रा को हम देखते हैं तो वास्तव में ये इन्हीं मुद्दों को इस पे मंथन करती है। जो यात्री इनके साथ वास्तव में पैदल चल रहे हैं वह किसी न किसी तरह धीरे धीरे उसके साथ रूबरू हो रहे हैं। लाखों यात्री इसका पार्ट बन चुके, अभी लाखों बनने हैं, और करोड़ों की संख्या में ऐसे बहुत से यात्री हैं जो विचारों की इस यात्रा से जो साथ साथ फिजिकल रूप में तो नहीं हैं पर मेंटल रूप से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं उन यात्रियों की, वह अपने पारिवारिक ताने बाने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हैं, कुछ आर्थिक कारणों से नहीं शामिल हो पा रहे हैं, तो कुछ के सामने शारीरिक विषमताएं भी हो सकती हैं। पर यात्रा पार्टी लाइन से हटकर दलगत राजनीति से ऊपर
इस मुद्दों को, इस तरह के मुद्दों को जो हमारे कल के समाज, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ताने बाने हैं, उसको एक दूरगामी उस पे असर डालती है, इन मुद्दों को आज एड्रेस कर रही है। तो अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे डिस्कोर्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक गैर राजनीतिक यात्रा है, और ये यात्रा वास्तव में भारतीय संविधान के, भारतीय मूल्यों की और इस पे आधारित जो हमारी आज की बराबरी की, इंक्लूसिविटी की, जो हमारी आधुनिक संस्कृति है, उसकी यात्रा है। इतिहास को आगे भविष्य में ले जाने की प्रयास है, जब हर तरह का षड्यंत्र, हर तरह का डिसरप्टिव पॉलिटिक्स का स्लोगन और हर तरह का तामझाम, एडवर्टीजमेंट इत्यादि कहीं ना कहीं संविधान के मूल्यों पर आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप महंगाई को ही देख लीजिए, आप खुद सोचिए, क्या प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ जो लो इनकम जॉब्स है, जहाँ ज़्यादातर लोग लगे हैं, उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो गया? कुछ हुआ महंगाई के हिसाब से? आप पाएंगे नहीं। जो हम एक परिवर्तन देखते थे, वो जो नरेगा के समय जो हमने देखा, जब उसने 100 रुपये बेसिक, जब दिहाड़ी मजदूरों को एक तरह से बेसिक मिलने लगा, तो वो फिर बाद में शहर में वही 200, 300, 400 फिर अपना बारगेन करने लगे। उसी तरह से जो गवर्नमेंट जॉब्स या उसी तरह से पीएचडी जो कर रहे थे लोग, उनके भी स्कॉलरशिप बढ़ी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब जैसे जीडीपी ग्रोथ उस दौरान भी बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ट्रिकल डाउन, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जो भी ट्रिकल डाउन हुआ उसने कहीं ना कहीं आय हर वर्ग की, ऊपर के वर्ग की ही नहीं, नीचे और मीडियम वर्ग की भी बढ़ाई। पर इधर कुछ वर्षों में निचला वर्ग, मध्य वर्ग की आय जहां लिमिट हो गई और कम हो गई, बहुत से आंकड़े रिलेटिव सेंस में, तो दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि ऊपर के जो कुछ परसेंट लोग हैं, उनकी आय कोरोना महामारी के बावजूद भी, और जब आए दिन मंदी का ये हम खबर सुनते रहते हैं पूरे विश्व में इत्यादि में, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की आय कई गुना, कई 100% भी बढ़ जाती है। तब ऐसा कैसे हो गया? क्या रूल्स तोड़े गए? क्या हमारी पॉलिटिकल जो सत्ता थी या सत्ता है, या जो हमारी सिस्टम है, क्या वो संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके विरुद्ध चली गई? एग्जैक्ट रूप में कोई लॉ तोड़ा नहीं गया, वरना वो केस सुप्रीम कोर्ट में होता, या कार्रवाई जो सुनवाइयाँ चल रही हैं बहुत से इम्पोर्टेंट केसेस में, भले ही देर सवेर कुछ वक्त लग गया हो, नोटबंदी में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इत्यादि में, पर आगे होंगी, चलिए होगा, देखा जाएगा। पर कहीं ना कहीं जो स्पेस होता है, ये तो चुनाव आयोग का हमने लिया था, ऐसे बहुत सारी स्पेस होते हैं संविधान में, जो लॉ मेकर्स विजडम के आधार पर और पॉलिटिकल एक्यूमेन, लीडरशिप पे छोड़ देते हैं, ताकि वो जो आए दिन की जो फ्लेक्सिबल समस्याएं हैं उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट किया जा सके, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बृहद डिबेट, ये यात्रा जनरेट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए गैर राजनीतिक है। पर अगर जब इंडिविजुअल के रूप में हम देखते हैं स्वयं को, जो भी इन यात्रा का पार्ट है, चाहे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, जब इसको खुद के अंदर इस यात्रा के मूल्यों को और अपने इंडिविजुअल लेवल पर इस यात्रा को हम अपने अंदर इसका विश्लेषण करते हैं, और इसको हम अपने जीवन में जब कभी ये लाइफ टाइम अनुभव को इसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे,
तो हम इसको वैक्यूम में नहीं करते हैं, बल्कि हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं एक विचारधारा से, एक पार्टी लाइन से, उनसे जुड़ा होता है। उसका फ्रेमवर्क इतना ब्रॉड नहीं होता है जैसा यात्रा का बृहद रूप में है, बल्कि वो अपने नैरो पर्सपेक्टिव में एक फिक्स डोमेन में ये सब चीज़ें जब अप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं वह इसको, जो उसका परसेप्शन होगा इस यात्रा का, इस गैर राजनीतिक यात्रा का, वो इसको पॉलिटिकली परसीव करेगा। और ये मैं आम इंडिविजुअल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आम राजनेताओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ। स्वयं राहुल गांधी भी जब अपनी स्पीचेस कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्यादि में जनता से रूबरू होने में यात्रा के दौरान, या अभी जैसे कि वो शिमला चले गए थे हिमाचल प्रदेश, जब नई सरकार उनकी कांग्रेस की वहाँ बनी, कुछ तामझाम ऊपर हो गया था कुछ, तो फाइनल संकेत देने के लिए, तो यात्रा का वृहद जो गैर राजनीतिक स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उनमें भी स्पीसेस में जब एड्रेस करते हैं तो वह पॉलिटिकली इंडिविजुअल के लिहाज से वह राजनीतिक रूप भी उसका दिख जाता है, जो उनकी पार्टी लाइन से भी जुड़ा होता है। जब वो कभी बीजेपी के विरुद्ध बोलते हैं, कभी आरएसएस के विरुद्ध बोलते हैं, तो दूसरी ओर प्रवक्ता जी या दूसरे लोग जब दूसरी स्पीचेस में वो स्वयं ये कहते हैं या उनके प्रवक्तागण कहते हैं कि यात्रा सभी के लिए है, यात्रा हर एक नागरिक के लिए है, यात्रा सभी पार्टियों के लिए है, आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो यह वास्तव में बृहद स्वरूप ओवरऑल गैर राजनीतिक चीज़ को दर्शाता है। तो ये जो गैर राजनीतिक डाइकोटॉमी हम देख रहे हैं इस पूरी यात्रा की, अगर हम इसको इस संदर्भ में इन पूरी चीज़ों को समझते हैं तो हमको कहीं पे भी कंट्राडिक्शन नहीं दिखेगा। और अगर हम केवल नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म या पार्टी लाइन के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये राजनीतिक यात्रा ही आपको दिखेगी, और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और भी उससे जुड़े जनहित के जितने भी बड़े मुद्दे हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया, आर्थिक विषमता, महंगाई इत्यादि, अगर उनके विषय में सोचते हैं और जो और भी दूसरी वॉइसेस हैं उनके विषय में सोचते हैं, तो यह यात्रा बिल्कुल ही गैर राजनीतिक दिखती है। तो उम्मीद है ये एपिसोड गैर राजनीतिक का आपको पसंद आया होगा। इन ब्रॉड सेंस डेफिनेटली इट इज़ नॉन पॉलिटिकल, बट फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इन हिज नैरो डोमेन affiliating to his own ideology, it can be perceived in political sense also. Thank you, sir.